हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से करने वाले हैं। कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक। टॉपिक नंबर 16, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स मिडाइवल इंडिया 7 to 16th सेंचुरी के सबसे बड़े सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स थे। ये मूवमेंट्स उस वक्त शुरू हुए जब समाज में कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्सी और कठिन रिचुअल्स बहुत बढ़ गए थे। इन मूवमेंट्स ने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी पंडित या मौलवी की ज़रूरत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही काफ़ी है। इन्होंने गंगा यमुनी तहजीब मीन्स कॉम्पोजिट कल्चर की नींव रखी। सबसे पहले बात करते हैं द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से शुरू होकर नॉर्थ इंडिया तक फैला। इसने संस्कृत के बजाय आम आदमी की भाषा में बात की। टू स्कूल्स ऑफ थॉट, दो मेन विचारधाराएं। नंबर 1, सगुण भक्ति, वर्शिपिंग गॉड विद फॉर्म। ये लोग भगवान के साकार रूप मीन्स फॉर्म और एट्रीब्यूट्स और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। प्रमुख संत तुलसीदास, राम भक्ति, सूरदास और मीराबाई, कृष्णा भक्ति, चैतन्य महाप्रभु, कीर्तन ट्रेडिशन इन बंगाल। नंबर 2, निर्गुण स्कूल, फॉर्मलेस गॉड। ये लोग भगवान को निराकार मानते थे। इनका कहना था कि ईश्वर हर जगह है और उसका कोई फिजिकल रूप नहीं है। इनके प्रमुख संत कबीरदास यूनिवर्सल ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट करते थे। गुरु नानक देव, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। दादू दयाल, पोएट, सेंट, रिलीजियस रिफॉर्मर थे। साउथ इंडियन बेस, इसकी शुरुआत अलवर्स मीन्स विष्णु भक्त और नयनार्स मीन्स शिवा भक्त ने की थी। बाद में रामानुजाचार्य ने इसे एक मजबूत फिलॉसफी दी। अंदल ओनली फीमेल अलवर सेंट थी जो विष्णु की भक्त थी। द सूफी मूवमेंट। इस्लाम में रहस्यवाद। सूफीज्म इस्लाम के अंदर एक लिबरल रिफॉर्म के रूप में उभरा, जो सख्त शरिया लॉज के बजाय स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा जोर देता था। द सिलसिलास मीन्स ऑर्डर्स। सूफी संतों को अलग अलग ऑर्डर्स मीन्स ग्रुप्स में बांटा गया, जिनमें नंबर 1 है चिश्ती सिलसिला। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। इसकी शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसने सिंप्लिसिटी पर जोर दिया और पॉलिटिक्स से दूर रहे। निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो इसके मेन पिलर्स थे। नंबर 2, सुहारवर्दी सिलसिला। चिश्तियों के ऑपोजिट ये लोग सरकारी पोजीशंस मीन्स स्टेट अपॉइंटमेंट्स एक्सेप्ट करते थे और आराम की ज़िंदगी पसंद करते थे। नक्शबंदी और कादरी, ये चिश्तियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पुरानी सोच वाले और सख्त थे मीन्स मोर ऑर्थोडॉक्स। कॉन्सेप्ट्स। पीर मुरीद, इसमें एक स्पिरिचुअल गाइड मीन्स पीर या गुरु का होना ज़रूरी था, जो अपने शिष्य मीन्स मुरीद को रास्ता दिखाए। समा, म्यूज़िक और डांस मीन्स कवाली का यूज़ करके खुदा की याद में खो जाना। वहदत उल वजूद, इसका मतलब है यूनिटी ऑफ बीइंग, यानी ये आइडिया कि खुदा और उसकी बनाई हुई सारी चीज़ें मीन्स क्रिएशन एक ही हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सोशल इम्पैक्ट। सोशल रिफॉर्म एंड इक्वालिटी, सामाजिक सुधार, जात पात का खात्मा। दोनों मूवमेंट भक्ति और सूफी गरीबों के पक्ष में थे और कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। रविदास एक कॉबलर और कबीर एक वीवर जैसे संतों ने यह साबित किया कि किसी का जन्म उसकी स्पिरिचुअल वर्थ तय नहीं करता। वीमेंस एम्पावरमेंट। पहली बार मीराबाई, अक्का महादेवी और ललेश्वरी जैसी महिलाओं ने पुरानी बंदिशों को तोड़ा और खुद स्पिरिचुअल लीडर बनकर उभरी। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी रेवोल्यूशन, भाषा और साहित्य में क्रांति। इन्होंने संस्कृत और अरेबिक या पर्शियन को छोड़कर आम लोगों की लोकल भाषा को अपनाया। इससे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जन्म हुआ, जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, मैथिली। इस दौर में कई महान किताबें लिखी गईं, जैसे रामचरितमानस बाय तुलसीदास, गुरु ग्रंथ साहिब बाय गुरु अर्जन देव और अमीर खुसरो की पोइट्री इसी इरा की देन है। नेक्स्ट, कल्चरल सिंथेसिस मीन्स गंगा यमुनी तहजीब। सूफी दरगाहों और भक्ति मंदिरों के बीच इंटरैक्शन से एक कंपोजिट कल्चर मीन्स मिली जुली संस्कृति पैदा हुई। हिंदूस दरगाहों पर जाते थे और मुस्लिम्स भक्ति संतों की इजाजत करते थे। इससे अकबर जैसे रूलर्स को एक बड़े और डाइवर्स एम्पायर में पीस बनाने में और बनाए रखने में मदद मिली। आर्ट एंड म्यूजिक, सितार, तबला और संगीत के नए स्टाइल्स लाइक ख्याल और कव्वाली इसी ब्लेंडिंग का डायरेक्ट रिजल्ट है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, राजनीतिक महत्व। इन मोमेंट्स ने रूलर्स और रूल्ड के बीच एक ब्रिज का काम किया। सूफी संतों की टीचिंग्स ने मुगल एम्पायर की लिबरल पॉलिसीज जैसे दीन इलाही को इन्फ्लुएंस किया। डेक्कन, साउथ और पंजाब में इन मूवमेंट्स ने मराठास और सिख्स जैसे रीजनल पावर्स के राइज के लिए एक मजबूत आइडियोलॉजिकल बेस तैयार किया। कंक्लूजन, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स सिर्फ रिलीजियस बदलाव नहीं थे, ये ह्यूमनिस्टिक रेवोल्यूशंस मीन्स इंसानियत के क्रांति थी। इन्होंने भगवान को मंदिर या मस्जिद से निकालकर लोगों के दिलों में बसा दिया। सबसे प्रेम और किसी से बैर नहीं का संदेश देकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी को पूरी तरह फ्रैगमेंटेशन से बचाया और उस सेकुलर प्लूरलिस्टिक फैब्रिक को बुना जो आज भी इंडिया की असली पहचान है। अब बात करते हैं संतों की रचनाएं और साहित्य, लिटरेरी वर्क्स की। इन संतों के लिटरेरी वर्क्स मीन्स टेक्स्ट, पोइम्स और कंपोजिशंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये उनकी फिलॉसफी का प्राइमरी सोर्स है। मेजर वर्क्स ऑफ भक्ति सेंट्स, कबीर दास, बीजक। ये कबीर की टीचिंग्स का सबसे ऑथेंटिक कलेक्शन है। इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है, रामायणी, शब्द और साकी। कबीर ग्रंथावली, इनके वर्सेस मीन्स कविताओं का एक कलेक्शन जो राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। आदि ग्रंथ, इनके बहुत सारे हाइम्स मीन्स भजन सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। अब बात करते हैं गुरु नानक देव की।
जपजी साहिब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेयर है और गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत इसी से होती है। आसा दीवार 24 स्टैंजर्स मीन्स पौड़ीज का कलेक्शन जो ईश्वर की महिमा मीन्स ग्रेटनेस पर बेस्ड है। तुलसीदास रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखा गया एक महान एपिक पोइम है जिसने रामायण की कहानी को आम आदमी तक पहुंचाया। विनय पत्रिका भगवान राम के लिए डिवोशनल हाइम्स मीन्स प्रेयर्स का कलेक्शन। कवितावली और दोहावली, इनकी अन्य रचनाएं जिसमें वर्सेस और कपलेट्स मीन्स दोहे का उपयोग किया गया है। सूरदास सूरसागर, ये उनका सबसे फेमस काम है जिसमें लॉर्ड कृष्णा के बचपन मीन्स बाल लीला पर हजारों पॉइंट्स लिखी गई हैं। सुर सरावली और साहित्य लहरी, इनकी दो और इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट, मीराबाई। पदावली, इनके सोलफुल भजन्स का कलेक्शन जो लॉर्ड कृष्णा को समर्पित है। गिरधर गोपाल, ये ज़्यादातर राजस्थानी और ब्रज भाषा में है। शंकरदेव असम। कीर्तन घोषा, पोइटिक वर्क्स का एक कलेक्शन जो सामूहिक कीर्तन के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं साउथ इंडियन सेंट्स की। दिव्य प्रबंधन, इसे तमिल वेदा के नाम से जाना जाता है। ये 12 अलवर्स द्वारा लिखे गए 4000 वर्सेस मीन्स श्लोकों का एक कंपाइलेशन है। थेवरम, ये हाइम्स मीन्स भजन्स का कलेक्शन है जो नयनार्स ने लॉर्ड शिवा के लिए लिखे थे। मेजर वर्क्स ऑफ सूफी सेंट्स एंड स्कॉलर्स। सूफी संतों और विद्वानों की रचनाएं। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। खालिक ए बारी, पर्सियन और हिंदवी भाषा की एक बाइलिंगुअल डिक्शनरी। नूह सिपियर, द नाइन स्काइज, एक पोइटिक वर्क जिसमें इंडिया के कल्चर, बर्ड्स और फ्लोरा का डिस्क्रिप्शन है। तुगलकनामा, तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री पर बेस्ड एक हिस्टोरिकल वर्क। नोट, उन्हें फादर ऑफ कवाली कहा जाता है और सितार का इन्वेंशन करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, ये अवधी भाषा में लिखा गया एक महान एपिक पोइम है। हालांकि ये रानी पद्मिनी की कहानी है लेकिन ये पूरी तरह सूफी सिंबोलिज्म मीन्स डिवाइन के लिए खोज पर बेस्ड है। शेख निजामुद्दीन औलिया। फवैद उल फवाद, ये उन्होंने खुद नहीं लिखी थी बल्कि उनके शिष्य अमीर हसन ने उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके कंपाइल किया था। ये सूफी नैतिकता के लिए एक गाइड की तरह है। बाबा फरीद, उनके श्लोक्स मीन्स कपलेट्स को बहुत सम्मान दिया जाता है। बाद में इन्हें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया जो सूफी और सिख ट्रेडिशंस के लिंक को दिखाता था। दारा सिको, मुगल प्रिंस और सूफी स्कॉलर। मजमा उल बहरीन, द मिंगलिंग ऑफ द टू ओशन, ये एक रेवोल्यूशनरी काम था जहां उन्होंने इस्लाम के सूफीज़्म और हिंदुइज्म के वेदांता के बीच की
समानताओं मीन्स कॉमनैलिटीज को एक्सप्लोर किया। सर ए अकबर, उनका उपनिषद का पर्शियन ट्रांसलेशन। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, अभंगस, महाराष्ट्र के संतों जैसे तुकाराम की डिवोशनल पोइट्री को अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट, वचन्स। साउथ इंडिया मीन्स कर्नाटका में बसावन और उनके फॉलोअर्स की टीचिंग्स को वचन्स के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेशन, सूफी सेंट बाबा फरीद के 116 हाइम्स मीन्स श्लोकास गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। कंक्लूजन, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक रिजिडिटी के दौर में भक्ति और सूफी सेंट एक रोशनी की किरण की तरह उभरे। उनका संदेश मानव सेवा ही माधव सेवा मीन्स सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड आज के इनटॉलरेंट वर्ल्ड में भी उतना ही रेलिवेंट है। अब बात करते हैं भक्ति और सूफी संतों की मेन रचनाएं। क्विक रीजन टेबल। सेंट, मूवमेंट या सेक्ट, मेजर लिटरेरी वर्क्स, ग्रंथ या बुक्स, लैंग्वेज यूज्ड। कबीरदास, भक्ति निर्गुण, बीजक साकी शब्द रामायणी कबीर ग्रंथावली, हिंदवी या पंचमेल खिचड़ी। गुरु नानक देव, भक्ति निर्गुण, जपजी साहिब, आसादीवार, पार्ट्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, पंजाबी गुरमुखी। तुलसीदास, भक्ति सगुण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, अवधि या ब्रिज भाषा। सूरदास, भक्ति सगुण, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ब्रज भाषा। मीराबाई, भक्ति सगुण, पदावली, नरसिंह रो माहिरो, राजस्थानी, ब्रज। नेक्स्ट, आमिर खुसरो, सूफीज़म, चिश्ती सिलसिला, खालिक ए बारी, नो सिपर, तुगलकनामा, पर्शियन और हिंदवी। मलिक मोहम्मद जायसी, सूफीज़म, मिस्टिक, पद्मावत अखरावत, अवधी भाषा। बाबा फरीद, सूफीज़म, चिश्ती सिलसिला, श्लोकस इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ, पंजाबी और मुल्तानी। दारा सिको, सूफी स्कॉलर, मजमा उल बहरीन, सर ए अकबर, उपनिषद ट्रांसलेशंस, पर्शियन। शंकरादेव, भक्ति, कीर्तन घोषा, दशम स्कंद, असमीस। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स प्रीच्ड द concepts of Nirgun God? मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। Number 2, the famous Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti established his main center at Delhi, Ajmer, Lahore, Gulbarg. Number 3, which Bhakti saints' hymns are included in the Adi Granth? Baba Farid, Ramanuja, Shankaracharya, Nizamuddin Aulia. Number 4, who is known as the father of Qawwali and invented the sitar? Tansen, Amir Khusro, Salim Chishti, Malik Muhammad Jaisi. Number 5, the Bijak is the most authentic compilation of the teachings of Guru Nanak Dev, Ravidas, Kabir, Dadu Dayal. Number 6, which female saint is often referred to as the Meera of the South? Akka Mahadevi, Liliad, Andal, Bahina Bai. Number 7, the Sufi term Sama refers to charity, devotional music, fasting, pilgrimage. Number 8,
Ramcharitramanas, the epic poem in Avdi, was written by Surdas, Tulsidas, Raskhan, Nabadas. Number 9. The Pir Murid tradition is a central feature of which movement? Bhakti movement, Sufi movement, Arya Samaj, Brahmo Samaj. Number 10. The Majma ul Bahrain was authored by Akbar, Dara Sikoh, Aurangzeb, Shah Jahan. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. Topic number 17. Local self-government of the Cholas. Chola Empire 9 to 13th सेंचुरी एडी का इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। ये सिर्फ अपनी नेवल पावर या बड़े मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मॉडल के लिए भी महान माने जाते हैं। हालांकि राजा सबसे बड़ा पावर होता था, लेकिन चोला एडमिनिस्ट्रेशन ने विलेजेस को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रखी थी। द लिटिल रिपब्लिक्स, छोटे गणतंत्र। चोला गवर्नेंस की सबसे बड़ी खूबी थी गांव को लिटिल रिपब्लिक्स में बदल देना। ये ऐसे सेल्फ कंटेन्ड यूनिट थे जो अपने इकोनॉमिक, जुडिशियल और सोशल मामले खुद संभालते थे। ये मिडेवल वर्ल्ड में ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का सबसे पुराना और सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। प्राइमरी सोर्सेस। इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे सटीक जानकारी हमें किंग प्रांतका फर्स्ट के उत्तरिया मैरूर इंस्क्रिप्शन 919 एडी और 921 एडी से मिलती है। इन इंस्क्रिप्शंस में इलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और विलेज कमेटीज के काम करने के तरीके का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। सिग्निफिकेंस। हिस्टोरियंस चोला लोकल गवर्नमेंट को आज के पंचायती राज सिस्टम का पूर्वज मानते हैं। ये एक बॉटम अप अप्रोच थी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ प्रोटेक्शन और ब्रॉड पॉलिसीज देती थी। गांव की असेंबलीज जैसे उर, सभा और नगरम ने कमेटीज, जिन्हें वरियम्स कहा जाता था, के जरिए लोगों की भलाई और अकाउंटेबिलिटी पक्की की। उर, कॉमन लोगों का गांव, कॉमन विलेज। सभा, ब्राह्मण लोगों का गांव, ब्राह्मण विलेज। नगरम, व्यापारियों मीन्स ट्रेडर्स का सेंटर। वरियम्स, कमेटीज जो अलग अलग काम जैसे इरिगेशन, गार्डन्स, टेम्पल्स देखती थी। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द चोला एम्पायर। अब हम ब्रॉड में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन 9th to 13th सेंचुरी में अपनी यूनिक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के लिए हिस्ट्री में अमर है। जहां राजा सेंटर में सबसे बड़ी अथॉरिटी था, वहीं गांव के लोग लिटिल रिपब्लिक्स की तरह काम करते थे, जिन्हें पूरी ऑटोनॉमी थी। हिस्टोरियन R.C. मजूमदार ने इसे ट्रू डेमोक्रेसी कहा है। इसकी जानकारी हमें प्रांतका वन के उत्तरिया मैरूर इंस्क्रिप्शन 919 एडी और 921 एडी से मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। पिरामिडियल स्ट्रक्चर। लोकल गवर्नेंस को समझने के लिए एम्पायर का डिवीजन देखना जरूरी है। नंबर 1, मंडलम, प्रोविंसेस।
जैसे आज के स्टेट्स होते हैं। नंबर 2, वलानाडु, डिस्ट्रिक्ट्स का एक ग्रुप, कमिश्नरीज। नंबर 3, नाडु, डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट। नंबर 4, कुरम या कोट्टम, कई गांवों का एक ग्रुप, अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। नंबर 5, तन्यूर, बड़े और सेल्फ गवर्नड अकेले गांव। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोकल असेंबलीज की, स्थानीय सभाएं। गांव एक नेचर गांव के नेचर के हिसाब से चोला एडमिनिस्ट्रेशन में 3 तरह की असेंबलीज होती थी। नंबर 1, ऊर, ये आम गांव मीन्स कॉमन विलेजेस की जनरल असेंबली थी। इसमें वहाँ के टैक्स भरने वाले रेजिडेंट्स और लैंड ऑनर्स शामिल होते थे। इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलुंगनम कहा जाता था। नंबर 2, सभा और महासभा, ये अग्रहारा, वो गांव जो ब्राह्मण्स को दान में दिए गए थे, की असेंबली थी। ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और ऑटोनोमस थी और वर्यम मीन्स कमेटी सिस्टम के ज़रिए काम करती थी। नंबर 3, नगरम, ये मर्चेंट सेंटर्स और टाउन्स की असेंबली थी। इसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स और आर्टिसंस होते थे जो मार्केट्स और ट्रेड रेगुलेशंस को मैनेज करते थे। नंबर 4, नाडु मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल असेंबली। नाडु डिस्ट्रिक्ट लेवल की असेंबली होती थी। इसका मेन काम लैंड क्लासिफिकेशन और रेवेन्यू फिक्सेशन था। अब बात करते हैं द कुडावोलाई सिस्टम मीन्स इलेक्शन प्रोसेस की। ये चोला डेमोक्रेसी का सबसे अनोखा और क्रिटिकल एस्पेक्ट था। महासभा के मेंबर्स का चुनाव एक लॉटरी सिस्टम के जरिए होता था। प्रोसीजर, हर गांव को 30 वार्ड्स में बांटा जाता था। एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम पाम लीव्स पर लिखे जाते थे। इन्हें एक कुडम में डाला जाता था मीन्स पोट। फिर एक छोटे बच्चे से लीफ निकलवाई जाती थी। जिस इंसान का नाम निकलता वो उस वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स कौन इलेक्शंस लड़ सकता था। क्वालिफिकेशंस, एज 35 से 70 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। कम से कम 1/4 वैली लगभग 1.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मीन्स ऑनरशिप। नेक्स्ट, अपना खुद का प्राइवेट घर होना चाहिए। नेक्स्ट, वेदास और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी था। डिस्क्वालिफिकेशंस, कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता था? जो पिछले 3 साल से किसी कमेटी का मेंबर रहा हो, जिसने अपने पिछले टेन्योर के अकाउंट्स जमा ना किए हों, थेफ्ट, एडल्टरी या किसी बड़े जुर्म का दोषी। अब बात करते हैं द वर्यम सिस्टम की। फंक्शनल कमिटीज, महासभा अपना सारा काम स्पेशलाइज्ड कमिटीज के जरिए करती थी जिन्हें वर्यम्स कहा जाता था। एनुअल कमेटी, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर देखती थी। एरीवर्यम, ये इरिगेशन मीन्स सिंचाई, तालाबों की सफाई और
कैनल्स की मेंटेनेंस देखती थी। साउथ इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए ये सबसे ज़रूरी कमेटी थी। नेक्स्ट है थोटावरियम गार्डन कमेटी। ये पब्लिक गार्डन्स और लैंड्स की देखभाल करती थी। नेक्स्ट पोनवरियम गोल्ड कमेटी। इनका काम क्वाइंस और टैक्स के रूप में मिले सोने की प्योरिटी चेक करना था। नेक्स्ट है उदासीन वरियम फॉरेनर्स कमेटी। ये कमेटी बाहर से आए पिलग्रिम्स और सन्यासी और ट्रैवलर्स का ख्याल रखती थी। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबलीज। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। असेंबलीज लोकल डिस्प्यूट्स सुलझाती थी और फाइन लगा सकती थी, लेकिन डेथ पेनल्टी के लिए राजा की परमिशन ज़रूरी होती थी। फाइनेंस विथ कमेटी। ज़मीन का सर्वे करना, टैक्स रेट्स अक्सर 1/3 प्रोड्यूस तय करना और टैक्स कलेक्ट करना। वो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे टेम्पल्स पर भी टैक्स लगा सकते थे। सोशल वेलफेयर सड़कों, मंदिरों, हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। फैमन रिलीफ अकाल में सहायता। ग्रेन स्टोरेज मैनेज करना और नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त लोन्स या टैक्स में छूट देना। रिलेशनशिप विद सेंट्रल गवर्नमेंट। चोला किंग्स ने लोकल ऑटोनॉमी को सप्रेस मीन्स दबाने के बजाय हमेशा प्रमोट किया। रॉयल ऑफिसर्स मीन्स अधिकारीज। ये लोग मीटिंग्स अटेंड करते थे, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में, ताकि ये पक्का हो सके कि टैक्स सही वक्त पर ट्रेजरी में पहुंच रहा है। बाय लॉज विलेज असेंबलीज के पास अपने खुद के बाय लॉज मीन्स कानून बनाने की पावर थी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। सबसे पहले सिग्निफिकेंस को देखते हैं। इसने लोगों में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जगाई और ये मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम का पूर्वज बना। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। ये कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी। वीमेन मीन्स औरतों और लैंडलेस लेबरर्स को असेंबली से बाहर रखा गया था। सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से इसमें सिर्फ एलिट क्लास ही पार्टिसिपेट कर पाते थे। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर है। उस दौर में जब पूरी दुनिया में फ्यूडलिज्म का बोलबाला था, चोलास ने एक बॉटम अप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जिसने सदियों तक सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक स्थिरता और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स आर्थिक समृद्धि को बनाए रखा। हायरार्की मंडलम, वलनाडु, नाडु, ग्राम। अब देखते हैं कंपैरिजन। चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्सेस मॉडर्न पंचायती राज। चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 9th से 13th सेंचुरी की तुलना अक्सर आज के मॉडर्न इंडियन पंचायती राज सिस्टम से की जाती है, क्योंकि दोनों ही ग्रासरूट
लेवल डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइज्ड पावर पर जोर देते हैं। जहां चोला सिस्टम एक इंडिजीनियस मिडाइवल मॉडल था जो एक राजा के नीचे काम करता था, वहीं आज का मॉडर्न सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है। समझने के लिए टेबल को फॉलो करें। फीचर: चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मॉडर्न पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट। लीगल बेसिस: कानूनी आधार, रॉयल डिक्री, जैसे उतरामैरूर इंस्क्रिप्शन और लोकल ट्रेडिशंस पर बेस्ड था। मॉडर्न पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पार्ट 9 और 11th शेड्यूल के तहत है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर: डिसेंट्रलाइज्ड बट ऑपरेटेड अंडर एन ऑब्सोल्यूट मोनार्की, पार्ट ऑफ सवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सिलेक्शन मेथड: कुडावलाई मीन्स लॉटरी सिस्टम और डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज। पीरियोडिक इलेक्शंस बेस्ड ऑन सीक्रेट बैलेट्स। मेंबरशिप क्राइटेरिया: सभी सिटीजन्स के लिए ओपन नहीं था। रिजिड क्वालिफिकेशंस चाहिए होती थी, जैसे प्रॉपर्टी, एजुकेशन, एज, और क्रिमिनल्स या टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए भी बैन था। सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है 21 ईयर्स के ऊपर तक। SC, ST और वीमेन के लिए रिजर्वेशन भी हैं। वीमेन्स रोल: महिलाओं की फॉर्मल पार्टिसिपेशन या रिजर्व्ड सीट्स का कोई सबूत नहीं। महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन मैंडेटरी है। प्राइमरी फंक्शंस: रेवेन्यू कलेक्शन, इरिगेशन मीन्स इरीवरियम्स और मंदिर का मैनेजमेंट। ब्रॉड सोशल मैंडेट: एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस: हाई लोकल ऑटोनॉमी, ये लोग खुद टैक्स कलेक्ट करते थे और गांव के नाम पर जमीन रखते थे। ज़्यादातर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की ग्रांट्स मींस फंड्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सिमिलैरिटीज: डिसेंट्रलाइजेशन: दोनों सिस्टम्स का मकसद एडमिनिस्ट्रेशन को गांव के लेवल पर लोगों के पास ले जाना है। कमेटी सिस्टम: चोला के वरियम जैसे पानी या बगीचे के लिए आज के मॉडर्न स्टैंडिंग कमिटीज जैसे एजुकेशन या फाइनेंस के लिए एक बराबर हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन: दोनों सिस्टम्स लोकल डिस्प्यूट्स को कम्युनिटी के अंदर ही सुलझाने का जरिया देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों और पानी के स्रोत मींस वाटर बॉडीज की देखभाल दोनों इराज में एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। कंक्लूजन: चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडर्न पंचायती राज के लिए एक हिस्टोरिकल ब्लूप्रिंट की तरह है, जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी और पावर डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल्स शेयर करती है। दोनों सिस्टम्स की असलियत उनकी स्पेशलाइज्ड कमेटी स्ट्रक्चर्स और लोकल लेवल पर सेल्फ रिलायंस मींस आत्मनिर्भरता के कमिटमेंट में छुपी है। अब बात करते हैं MCQs की। नंबर 1, विच चोला किंग्स रिजीम इज द
Uttaramerur inscription associated with Rajraja 1, Rajendra 1, Prantaka 1, Kulothunga 1. Number 2. What was the Kudavolai system in Chola administration? A method of land survey, a lottery system for electing committee members, a tax on irrigation, a military rank. Number 3. The assembly of Brahmin villages was known as Ur, Nagaram, Sabha or Mahasabha, Kottam. Number 4. Which committee was responsible for the maintenance of irrigation tanks? Ponvaryam, Arivaryam, Thottavaryam, Samvatsara Number 5. What was the minimum age required to become a member of the Sabha? 21 years, 25 years, 35 years, 18 years. Number 6. The Nagaram assembly in the Chola Empire mainly consisted of farmers, merchants and traders, priests, artisans. Number 7. The largest administrative unit of the Chola Empire was called Nadu, Valanadu, Mandalam, Kurram. Number 8. Which of the following was not a qualification for becoming a Sabha member? Ownership of at least 1.5 acres of land, ownership of a private house, knowledge of the Vedas, previous military service. Number 9. The Ponvaryam committee was primarily concerned with agriculture, justice, gold and currency, purity, gardens. Number 10. A major difference between the Chola system and the modern Panchayati Raj is lack of committee system in Cholas, lack of reservation for women in Cholas, lack of local autonomy in Cholas, sorry, lack of judicial powers in Cholas. तो बीपीएससी टीम दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with more important topics. Till then, keep learning, keep practicing and stay focused. Thank you so much for watching.